आप लोग तो वही है ना जो भी कीपिंग क्वाइट का एक्सप्लेनेशन देख करके आ रहे हैं और उसके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस देख करके आ रहे हैं। अच्छा, अब तुमको सेंट्रल आईडी और क्वेश्चंस चाहिए, ठीक है। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार कॉमर्स अड्डा 24/7 पर। मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर आदित्य भैया आप सभी के सामने आपकी मुराद को पूरा करने के लिए आ चुका हूं। और आपने जो भी क्वेश्चंस मांगे थे और आपने कहा था कि सारे के सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स करा दो भैया इस चैप्टर के, साथ ही साथ सेंट्रल आइडिया भी बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं। तो चलो, आपकी मुराद पूरी हुई। आपको मैं दोनों ही चीजें इस पर्टिकुलर सेशन में देने जा रहा हूं और अब ये सेशन आपको पर्टिकुलर बेसिस पे मिला करेंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप भी इस सेशंस को सपोर्ट करें, शेयर करके, लाइक करके और इनमें अपने कमेंट्स को ड्रॉप करके। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन नहीं है तो आप मुझे बताएंगे कि आपको ये सेशन कैसे लग रहा है। ठीक है, लेट्स बिगिन विद द सेशन नाउ। तो आज हम देखने वाले हैं कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल बेस्ड। पहले तो यहां से हम रंग ले लेते हैं, रंग दे तू मोहे जुगनिया, है ना। सेंट्रल आइडिया देखेंगे, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को भी देखेंगे बिना समय गवाए। तो लेट्स बिगिन। इनको तो हम सभी जानते हैं, पैब्लो नेरूदा साहब है ये। द पोएट पैब्लो नेरूदाज इन द पोएम सजेस्ट दैट ही वुड काउंट टू 12 एंड एवरीबॉडी वुड कीप स्टिल। जैसा कि हम लोगों ने स्टोरी में भी पढ़ा था और इस स्टोरी को बहुत सारे बच्चों ने देखा, बहुत प्यार दिया और मुझे उसको लेकर के कई सारे मैसेजेस भी आए मेरे ईमेल पर कि वो तरीका बहुत ही शानदार था उसको पढ़ाने का। तो आप लोग भी देख लेना जाकर के। ही वुड काउंट टू 12 कि वो 12 तक गिनती गिनेंगे और उसके बाद एवरीबॉडी वुड कीप स्टिल, सब कुछ एकदम शांत हो जाएगा, सब कुछ एकदम स्थिर हो जाएगा। स्टिल यानी कि स्टेबल हो जाएगा। ही सजेस्ट, वो इस बात को सुझाव देते हैं दैट ऑन द अर्थ एट द ड्वेलिंग प्लेस वी वुड बी साइलेंट एंड मोशनलेस। जहां पर हम लोग अपना जीवन घटित करते हैं, जहां पर हम संघर्ष करते हैं, ड्वेलिंग प्लेस है हमारा, जहां पर हम अपने सारे काम करते हैं, वहां पर हमें क्या होने की आवश्यकता है? हमें साइलेंट और मोशनलेस हो जाना चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक बार। और क्या बोल रहे हैं वो? This technique of the poet is related to a way of meditation, relaxation and introspection। और ये जो तरीका है पोएट का, वो किससे रिलेट करता है? वो रिलेट करता है मेडिटेशन से, रिलैक्सेशन से और इंट्रोस्पेक्शन से। इंट्रोस्पेक्शन के ऊपर मैं आपको अच्छा खासा लेक्चर दे चुका हूं एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में, जाकर के जरूर देख लेना। दिस मोमेंट इज यूनिक मोमेंट विदाउट एनी साउंड एंड दिस वे ब्रिंग्स टुगेदरनेस सम स्ट्रेंजनेस। दिस प्रोसेस गिव्स बेनिफिट टू ऑल द क्रिएचर्स। और ये जो तरीका होने वाला है, ये सभी क्रिएचर्स को, जो भी जीवित या अजीवित लोग यहां पर रह रहे हैं, उन सभी को इससे फायदा होगा अगर वो लोग शांत हो जाएंगे, मेडिटेट करेंगे और इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, अपने अंदर झांक करके देखने की कोशिश करेंगे, अपने विचारों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। और क्या बोला है उन्होंने अपनी पोएम में? उन्होंने बताया है कि ह्यूमन बीइंग्स लाइक वायलेंट मेंटालिटी विल आल्सो गॉट कंफर्ट एंड देयर मेंटालिटी वुड बी चेंज्ड। ये भी उन्होंने बोला है कि जो ह्यूमन बीइंग्स है, जो वायलेंट है नेचर में, जिनकी मेंटालिटी काफी ज्यादा वायलेंट है, जैसे कि आपने देखा था एक मछुआरा जो शार्क को मारने में लगा पड़ा है, और कई सारे लोग हैं जो नमक उठाने में अपने दर्द कोई नहीं देख रहे, तो उनकी वायलेंट मेंटालिटी हो चुकी है। तो जो ह्यूमन बीइंग है, उनकी वायलेंट मेंटालिटी को भी क्या मिल जाएगा? उनकी वायलेंट मेंटालिटी को भी कुछ समय के लिए कंफर्ट मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा, और उनकी मेंटालिटी भी बदल सकती है, चेंज हो सकती है। फिर कह रहे हैं पोएट ऑल्सो क्लियर्स द कंफ्यूजन अबाउट द टोटल इनएक्टिविटी। और ये भी कहते हैं कि आप लोग टोटल इनएक्टिविटी मत समझ लेना मेरी बातों को। डेथ और टोटल इनएक्टिविटी में अंतर है। जो मैं बोल रहा हूं वो है कि आप इंट्रोस्पेक्ट करें, ये ना सोचें कि आपको पूरी तरीके से स्थिर हो जाना है, कुछ भी नहीं करना है। अंतर है एक डेथ में, मृत्यु में, और मेरी कही हुई बातों में। आगे वो बोल रहे हैं लाइफ इज गिवन फॉर अ पर्पस टू बी फुलफिल्ड। जो आपको जीवन मिला है वो एक पर्पस के लिए मिला है और वो पर्पस फुलफिल होना चाहिए। टोटल इनएक्टिविटी ब्रिंग्स डेथ। जो टोटल इनएक्टिविटी है वो मृत्यु के समान हो जाती है कभी कभी, अगर आप सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे। वी मस्ट बी सिंगल फोकस्ड फॉर आवर एम फॉर फॉरवर्डिंग आवर लाइफ, अदरवाइज ह्यूज साइलेंस डेथ वुड नॉक एट द डोर। और हम सभी को अपने सिंगल माइंडेड, जो हमारा फोकस है लाइफ में, जो हमारा पर्पस है लाइफ में, जिस लिए भी हमें जीवन दिया गया है, हमें उसको पूरा करने के लिए सतत प्रयास करने चाहिए, वरना एक दिन मौत आएगी और हमारे दरवाजे पर खटखटाएगी, चलो चलते हैं, और आप कुछ नहीं कर पाएंगे और आपको जाना पड़ेगा, इस संसार से विदा लेना पड़ेगा। उससे पहले ही आप अपने उस पर्पस को अचीव कर लीजिए, ताकि आप जब जाएं तो हंसते हुए मुस्कान हो आपके चेहरे पर, और आप जो अपनी बाकी बीती हुई जिंदगी को देखें तो आप खुद से कह सकें यस आई डिड इट, मैंने ये कर लिया। आगे क्या बोल रहे हैं वो? वी शुड नेवर थ्रेटन आवरसेल्व्स विद एनी फियर। हमें अपने आप को किसी डर से डराना नहीं चाहिए। जैसे हम लोग डराते रहते हैं, कल हो ना हो मृत्यु आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। डराना नहीं है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है बिना किसी डर के साथ, और चलते चले जाना है। डरने की आवश्यकता कतई नहीं है। आगे देखते हैं। द पोएट एडवोकेट्स फॉर नेचर
यानी कि अर्थ टू गिव मोटिवेशन फॉर द लाइफ टू बी अलाइव एंड फाइनली गोज फर्दर फॉर फर्दर प्रोसीडिंग्स एंड कंटिन्यूज द प्रोसीडिंग्स। और वो ये भी कह रहे हैं कि हम सभी को अर्थ से यानी कि नेचर से, इस प्रकृति से मोटिवेशन लेना चाहिए, इस प्रकृति से हमें सीखना चाहिए कि किस तरीके से जब पतझड़ का समय आता है तो ऐसा लगता है मानो पूरा का पूरा संसार एकदम से रुक गया है, जैसे संसार के जो पत्ते हैं, जैसे पेड़ों के जो पत्ते हैं वो एकदम से मर चुके हैं, खत्म हो गए, लेकिन उसके बाद जहां सदाबहार का मौसम आता है, जहां स्प्रिंग आती है, पेड़ हलहलाने लग जाते हैं, हरे हरे पत्तों से खूब सारे फूल, खूब सारे फल निकल पड़ते हैं। इसी तरीके से हमें भी नेचर से अपने सीखना चाहिए कि किस तरीके से हम अपने जीवन का यापन करें, ताकि हम भी अपने समाज से और इस अर्थ से सीख सकें कि कैसे मेडिटेटिव होते हुए, कैसे इंट्रोस्पेक्टिव होते हुए भी हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। यहां तक इसका सेंट्रल आइडिया था। इसके अगले पार्ट में हम लोग देख रहे होंगे इसके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। तो अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें और कमेंट कर दें मुझे अभी ही कि क्या आपको ये सेंट्रल आइडिया समझ में आया और क्या आपको ये सिंपल लगा, क्या इससे सिंपल भी सेंट्रल आइडिया हो सकता था। और अगर आपको कोई समस्या आ रही है किसी चीज से भी रिलेटेड, अगर आपको दिक्कत होती है कि आपको आंसर फॉर्मेशन में दिक्कत है, अगर आपको दिक्कत होती है डिस्ट्रैक्शन से, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आपकी जो भी समस्याएं हैं मैं उस पर फॉर श्योर एक वीडियो करके जरूर आऊंगा। आगे देखते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहला हमारा एक्सट्रैक्ट हमारे सामने आ गया है, एक बार पढ़ लेते हैं बेटा। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। ठीक है, मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन बता चुका हूं, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ चुके हैं। फिलहाल हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ जाते हैं कि क्या क्वेश्चंस, उनके क्या आंसर होंगे। तो व्हाट डज द पोएट अपील फॉर, अपील क्या कर रहा है, किस चीज के लिए गुहार कर रहा है पोएट, जो हमारे पैब्लो नेरूदा पोएट है इस चैप्टर के, इस पोएम के, वो क्या बोल रहे हैं हमसे। तो वो क्या कह रहे हैं, फॉर द हार्मनी ऑन द अर्थ। द पोएट अपील्स फॉर द पीस एंड हार्मनी ऑन द अर्थ। आपको बस ये दो की पॉइंट याद रखने, पहला की पॉइंट पीस और दूसरा की पॉइंट है हार्मनी ऑन द अर्थ, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है टू अटेन दिस, क्या ये जो पीस और हार्मनी है इसको प्राप्त करने के लिए व्हाट डज ही एक्सपेक्ट ऑल ऑफ अस टू डू, वो क्या उम्मीद करते हैं हम सभी से, यानी कि हम सभी को ऐसा क्या करना होगा जिससे हम इस पृथ्वी पर ये जो चीजें हैं, खास करके शांति और हार्मनी, बंधुता को कैसे हम इस संसार में ला सकते हैं, कैसे होगा ये। आप आंसर देखें, ही एक्सपेक्ट्स ऑल ह्यूमन बीइंग्स टू बी साइलेंट। वो चाहते हैं कि जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं सभी शांत हो जाएं, टोटली इनएक्टिव हो जाएं और इंट्रोस्पेक्टिव हो जाएं। ये तीन बातें याद रखनी है। पहली बात, सभी के सभी साइलेंट हो जाएं, शांत हो जाएं, सभी के सभी टोटली इनएक्टिव हो जाएं और इंट्रोस्पेक्ट करना शुरू कर दें। ये तीन चीजें अगर आप याद रखेंगे तो आपको कोई समस्या परेशानी नहीं होगी। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हाई डज ही एडवोकेट साइलेंस, कैसे और क्यों वो साइलेंस को एडवोकेट करते हैं। तो he advocates silence so that human beings could introspect about themselves without any external disturbance। वो कहते हैं कि आप इंट्रोस्पेक्ट जब करोगे तो आप एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस से दूर हट जाओगे और आप अपने विचारों के बारे में, अपने कर्तव्यों के बारे में, अपने कर्मों के बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओगे। दैट इज वाई इस चीज को उन्होंने बोला है कि आप लोग क्यों इंट्रोस्पेक्ट करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी डज द पोएट फील द मैन इज इन्वॉल्व्ड विद। क्या समझते हैं पोएट के हिसाब से इंसान जो है किस तरीके की एक्टिविटीज में संलिप्त है, कौन से वो काम है जिनको करता रहता है, भले उसका कोई मतलब नहीं है पर फिर भी उन्हीं चीजों में वो अपना समय बर्बाद करता रहता है, वो कौन सी ऐसी चीजें हैं। तो आंसर देखते हैं बेटा। द पोएट फील्स, पोएट को ऐसा महसूस होता है दैट कि जो मनुष्य है इज लीडिंग अ वेरी मोनोटोनस लाइफ। मोनोटोनस का मतलब बेटा बोरिंग होता है। मनुष्य जो है एक बहुत ही बोरिंग जीवन को व्यतीत कर रहा है, is leading a very monotonous life and dull existence, और उसका जो existence है, उसका जो अस्तित्व है बहुत ही डल है। He is also engaged in destructive activities, और वो बहुत ज्यादा engaged है, बहुत ज्यादा संलिप्त है destructive activities में, चीजों को तहस नहस करने में, that harm himself, जो उसे खुद को ही हार्म करती हैं, परेशान करती हैं, and nature too, वो ऐसे कर्तव्यों को कर रहा है, ऐसे काम कर रहा है जिससे वो खुद भी हार्म हो रहा है और पूरा का पूरा नेचर भी हार्म हो रहा है। वो वॉर कर रहा है, ग्रीन वॉर कर रहा है, गैसेस के साथ वॉर कर रहा है, फायर के साथ वॉर कर रहा है ना, बायोन्यूक्लियर वॉर कर रहा है, और उससे इंसान भी मर रहे हैं और समाज, प्रकृति को भी बहुत नुकसान पहुंच रहा है। अगले एक्सट्रैक्ट को देखते हैं बच्चे। अगला एक्सट्रैक्ट है हमारे पास, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट
rush without engines, we would all be together in a sudden strangeness. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, क्योंकि ये जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको पढ़ा चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है, आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो बेटा एक्सप्लेनेशन जरूर देखना, आपको जन्मों जन्मांतरों तक ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ये वादा है आदित्य भैया का आपसे। आइए, क्वेश्चन है, व्हाट डज ही मीन बाय एक्सोटिक मूवमेंट? एक्सोटिक मूवमेंट का क्या मतलब है? एक्सोटिक मूवमेंट से उनका मतलब है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवमेंट से, जब सब कोई शांत हो जाएगा, कोई भी आवाज नहीं होगी, कोई भी इंजन्स नहीं होंगे, कोई भी वेपन नहीं चल रहे होंगे, कोई भी अपने हाथों को मूव नहीं कर रहा होगा, सब कोई इंट्रोस्पेक्ट कर रहा होगा, और इस शांति में हम सभी एक लैंग्वेज के साथ क्या हो जाएंगे? यूनाइटेड हो जाएंगे, हार्मोनिक हो जाएंगे। यानी कि जब सभी लोग शांत होंगे तो एक ऐसी लैंग्वेज क्रिएट हो जाएगी जो हम सभी को एक कर देगी, एकता के सूत्र में बांध देगी, और वो लैंग्वेज होगी मौन, वो लैंग्वेज होगी साइलेंस की भाषा। आइए अब आंसर देखते हैं आपकी इंग्लिश भाषा में। बाय एक्सोटिक मूवमेंट द पोएट मीन्स दैट दिस मूवमेंट विल बी द वर्थ चेयरिंग एंड एज इट वुड बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, क्योंकि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूवमेंट होगा और चेयर करने लायक मूवमेंट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ कुड मैन अचीव दिस एक्सोटिक मूवमेंट? किस तरीके से जो इंसान है इस एक्सोटिक मूवमेंट को अचीव कर पाएगा? इन दिस एक्सोटिक मूवमेंट जो इंसान है, मैन वुड बी एबल टू स्टॉप ऑल एक्टिविटी, इंसान सभी एक्टिविटीज को स्टॉप कर पाएगा, रिमेन साइलेंट, शांत रह पाएगा, एंड इंट्रोस्पेक्ट कर पाएगा, आत्म मंथन कर पाएगा, और क्या कर पाएगा वो? He would feel enlightened, और वो बहुत ज्यादा enlightened फील करेगा, बहुत ज्यादा ज्ञान से भरा हुआ फील करेगा, and be in a harmony with मैन एंड नेचर, और एक हार्मनी में आ जाएगा, एक एकता के सूत्र में बन जाएगा, इंसानों के साथ भी और नेचर यानी प्रकृति के साथ भी। आपको ये क्वेश्चन समझ में आए? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ अ फीलिंग वुड दिस एक्सोटिक मूवमेंट इवोक? इवोक का मतलब होता है क्रिएट। ये जो फीलिंग होगी, कैसी फीलिंग्स होंगी जो ये एक्सोटिक मूवमेंट हमारे अंदर क्रिएट कर देगा, हमारे अंदर एकदम से कैसी भावनाओं का उद्गार होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। बहुत ही ज्यादा फिलोसॉफिकल चैप्टर है ये, आप जितना ज्यादा इसे समझने के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे उतना ज्यादा अच्छा पाएंगे, अदरवाइज आप रटते तो हैं कई सारी चीजें, इसको रटेंगे नहीं, इसको समझेंगे और बहुत प्यारे आंसर लिख करके आप आ पाएंगे, डरे नहीं बस। आगे देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ अ फीलिंग वुड दिस एक्सोटिक मूवमेंट इवोक? कौन सा एक्सोटिक मूवमेंट को इवोक करेगा ये? तो इट वुड बी एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूवमेंट एज अ मैन वुड बी एट पीस विद हिमसेल्फ, क्योंकि जो इंसान होगा वो एट पीस होगा खुद से, एंड हिज सराउंडिंग्स, और उसकी खुद की सराउंडिंग से, उसके चारों ओर की चीजों से। द मूवमेंट माइट रिड्यूस मैन सैडनेस, और इंसान अपनी पागलपन को भी कम कर पाएगा, हैविंग जनरेटेड नेगेटिव थॉट्स, जो उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं उनको भी वो कम कर पाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, What harm do the fishermen do? भैया कौन से वो हार्म है, कौन से वो समस्याएं हैं जो फिशरमैन क्रिएट कर देते हैं? और why do salt gatherers hands hurt? और जो सॉल्ट गैदरर्स के हाथ हैं क्यों हर्ट होते हैं, क्यों उनके हाथों में दिक्कत हो जाती है? तो द फिशरमैन किल द वेल्स, जो फिशरमैन है वो वेल्स को मार देते हैं, शार्क्स को मार देते हैं, एंड कॉज, और क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं देयर एक्सटिंक्शन, उनके विलुप्त होने के कारण बन जाते हैं, क्योंकि उनको इतनी ज्यादा बड़ी संख्या में मारते हैं कि वेल्स, शार्क्स विलुप्त होने लग जाती हैं। वाइल सॉल्ट गैदरर्स, और वहीं पर जो नमक इकट्ठा करने वाले लोग हैं अपने हाथों को हर्ट करते हैं, क्योंकि और क्या करते हैं? हर्ट करते हैं इन द कोर्स एंड रफ फील ऑफ द सॉल्ट कोर्सिंग पेन टू देयर हैंड्स, क्योंकि वो ध्यान ही नहीं देते हैं जब वो अपने काम को कर रहे होते हैं कि उनके हाथों में चोट लग रही है। जब वो अपने सॉल्ट को उठा रहे हैं तो वही सॉल्ट के साथ कुछ कंकड़ आ रहे हैं और उनके हाथों को छलनी कर रहे हैं, लेकिन वो अपने काम में इतना ज्यादा बिजी है, इतना ज्यादा मशगूल है कि वो अपने हर्ट हैंड्स, अपने आहत हाथों को, अपने चोटिल हाथों को भी नहीं देखते। आपको यहां तक बात समझ में आ गई? बहुत अच्छी बात है। अगले एक्सट्रैक्ट की ओर बढ़ते हैं, हमारा एक्सट्रैक्ट नंबर 3, और फिर उसके 4 क्वेश्चंस देखते हैं। क्या है एक्सट्रैक्ट हमारा? एक्सट्रैक्ट बोल रहा है, those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे? पहला ही क्वेश्चन पूछा है, what are the kinds of wars? कौन कौन से वो wars हैं, कौन कौन से तरीके के वो युद्ध हैं जिनको मेंशन किया गया है आपके चैप्टर में पोएट के द्वारा? तो देखते हैं बेटा, द पोएट मेंशंस 3 टाइप्स ऑफ वॉर्स, 3 तरीके के वॉर्स बताएं बेटा। पहला ग्रीन वॉर है, विच वी हैव वेज्ड अगेंस्ट द एनवायरमेंट, जो हमने वेज कर रखा है, दैट मैन वेजेस अगेंस्ट नेचर। उसके बाद
द नेचर जिसको एनवायरमेंट बोलते हो। ही ऑल्सो मेंशंस वॉर्स विद गैस, दूसरा एंड वॉर्स विद फायर, जिसका मतलब है दैट मैन किल्स अदर ह्यूमन बींग्स विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल वेपन्स एंड न्यूक्लियर वेपन्स। यानी कि इंसान एक दूसरे को मारने के लिए दुनिया भर की चीजें जुटा रहा है लेकिन एक दूसरे को जोड़ने के लिए कुछ नहीं कर रहा है, ये बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, What are green wars? Green wars क्या है? अभी बताया ऊपर की लाइंस में कि green wars जो है refers to the environmental degradation caused by man's mindless activities। जो environmental degradation है यानी कि जो आपकी प्रकृति है उसको जब आप तहस नहस कर रहे हो, उसका आप दोहन कर रहे हो, उसका आप दहन कर रहे हो, इसी को जो वॉर्स ग्रीन वॉर्स है वो इंडिकेट करता है। क्या आप समझ पाए? ग्रीन वॉर्स इज इक्वल टू वॉर्स अगेंस्ट एनवायरमेंट। जैसे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट कर रहे हैं, है ना, इतना सारा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, गाड़ियों के पीछे से धुआं निकल रहा है, बहुत सारी भट्टियां चल रही हैं, बहुत सारी चिमनियां चल रही हैं, ट्रेन बस सब कुछ लगे पड़े हैं कार्बन एमिशन करने में। जाने कितने सारे उद्योग हैं जो जाकर के नालों का पानी नदियों में फेंक देते हैं, तो क्या कर रहे हैं? प्रकृति का दोहन ही तो कर रहे हैं। दिस इज ग्रीन वॉर, जिसे हम बोल सकते हैं वॉर अगेंस्ट एनवायरमेंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, हाउ वुड द वॉर अफेक्ट आवर लाइफ? ये जो वॉर है कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करता है? तो अपार्ट फ्रॉम द डेथ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट पीपल, सिर्फ और सिर्फ थाउजेंड ऑफ इनोसेंट पीपल की मृत्यु हुई नहीं होती है इन वॉर से, और क्या होता है? द वॉर वुड नॉट लीव एनी सर्वाइवर्स। ये जो वॉर है किसी भी सर्वाइवर को नहीं छोड़ेगा, किसी भी बंदे को विक्टोरियस नहीं छोड़ेगा। अगर आप सबसे लड़ मर के एक दूसरे को मार डालोगे तो बचेगा कौन जिसके साथ आप रह करके अपने दोस्ती से, अपने भाईचारे से रह पाओगे? बिकॉज देयर वुड बी नो सर्वाइवर्स। कोई भी जीत नहीं पाएगा क्योंकि कोई भी सर्वाइवर ही नहीं बचेगा। अब बात समझ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट कुड बी द आइडियल सिचुएशन? कि भाई आइडियल सिचुएशन क्या हो सकती है? तो बताया है एन आइडियल सिचुएशन वुड बी वन, एक ऐसी सिचुएशन होगी जो आइडियल कही जाएगी इन विच जिसमें ह्यूमन बीइंग्स वुड बी सीन हैप्पीली वॉकिंग विद अदर हैंड्स, डिपिक्टिंग अ फीलिंग ऑफ वननेस, यूनिटी एंड ब्रदरहुड। जब हम लोग एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? अपना समय व्यतीत करेंगे। कैसे? जब हम रिफ्लेक्ट करेंगे किसको? वननेस को रिफ्लेक्ट करेंगे, यूनिटी को रिफ्लेक्ट करेंगे, ब्रदरहुड भाईचारे को रिफ्लेक्ट करेंगे। उस समय देयर विल बी पीस एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तब एक सामूहिक शांति और एक भाईचारे की भावना संपूर्ण दुनिया में व्याप्त हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले एक्सट्रैक्ट की ओर। ये एक्सट्रैक्ट मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हमारा लास्ट एक्सट्रैक्ट है ये, नहीं लास्ट सेकेंड एक्सट्रैक्ट है। व्हाट आई वांट वुड नॉट बी कंफ्यूज। जो मैं चाहता हूं वो कंफ्यूज नहीं किया जाना चाहिए विद total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with that. If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. यानी कि ये total inactivity का मतलब ये नहीं है कि आप जाकर के बिस्तर पे सो जाओ और समय व्यतीत करो। आगे देखते हैं क्वेश्चंस को। What does the poet mean by inactivity? Inactivity से क्या मतलब है? बार बार ये क्वेश्चन उठ रहा है बेटा, तो ये समझ लो। अगर आपके पेपर में भी ये क्वेश्चन आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो इस क्वेश्चन को अभी से तैयार करके चलते हैं। By inactivity, इनएक्टिविटी के माध्यम से poet means a period of total silence। poet का मतलब है एक टोटल साइलेंस है। नो वर्क, जहां पर कोई काम नहीं होगा, नो डिस्टर्बेंस, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। ही विजुअलाइजेस अ काम एंड क्वाइट एटमॉस्फेयर वेयर मैन इंट्रोस्पेक्ट्स एंड देयर प्रोडक्टिव साइलेंस। एक ऐसे चीज को वो इमेजिन कर रहा है पैब्लो नेरूदा जो पोएट हैं कि एक समय आएगा जब सबको इंट्रोस्पेक्ट करेगा और कोई ऐसा काम नहीं कर रहा होगा जो इलॉजिकल है, जिसका कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ इज इनएक्टिविटी डिफरेंट फ्रॉम डेथ? भाई डेथ, मृत्यु और इनएक्टिविटी में अंतर क्या है? ये आपके मन में भी सवाल आता ही होगा कि आखिरकार यहां पर बार बार इनएक्टिविटी वर्ड यूज हो रहा है, तो कहीं डेथ तो नहीं है, कहीं मृत्यु तो नहीं है? क्योंकि मृत्यु में भी तो सब कुछ इनएक्टिव हो जाता है, मृत्यु में भी तो हम अपने हाथ पैरों को यूज करना छोड़ देते हैं, हमारा शरीर पूरी तरीके से स्थिर हो जाता है, तो कहीं ये मृत्यु तो नहीं है इनएक्टिविटी? तो अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी को जानना चाहिए। द पोएट ओनली विशेस, पोएट केवल विश करता है फॉर अ फ्यू मोमेंट्स ऑफ इनएक्टिविटी एंड मैन बी एबल टू रिफ्लेक्ट ऑन हिज एक्शंस। डेथ ऑन द अदर हैंड इज द एंड ऑफ लाइफ विच द पोएट डज नॉट एडवोकेट। यानी कि जो इनएक्टिविटी है, यहां पर जो पोएट इनएक्टिविटी की बात कर रहा है वो ऐसी इनएक्टिविटी की बात कर रहा है जिसमें
ऐसी इनएक्टिविटी की बात कर रहा है जिसमें आपको कुछ समय के लिए सिर्फ शांत हो जाना है। वो लगातार शांत होने की बात नहीं कह रहा है, आपको सिर्फ कुछ समय के लिए शांत हो जाना है और उस कुछ समय की शांति में आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है, आपको यूनिवर्सल ब्रदरहुड में शामिल होना है, आपको पीस को फील करना है, अपने अंदर की क्रुएलिटी को, वायलेंस को दूर भगा देना है और अपने आप को एक सफेद चादर की तरीके साफ कर लेना है, अपने आप को निर्मल बना लेना है। वहीं दूसरी तरफ डेथ का मतलब होता है कि आप पूरी तरीके से निश्चेतन हो चुके हैं, जड़ हो चुके हैं, पूरी तरीके से स्टिल हो चुके हैं। यही डिफरेंस है। आप इनएक्टिविटी के बाद एक्टिव हो सकते हैं लेकिन डेथ के बाद एक्टिव नहीं हो सकते हैं। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी और बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है व्हाट मेक्स अस सैड एंड व्हाट आर वी सिंगल माइंडेड अबाउट, कि क्या है जो हमें सैड या दुखी बनाता है और हम किस चीज को लेकर के बिल्कुल सिंगल माइंडेडली काम कर रहे हैं। वी आर सिंगल माइंडेड अबाउट मूविंग ऑन विद आवर लाइफ्स। हम लोग बहुत ही ज्यादा सिंगल माइंडेड हैं किस चीज को लेकर के? अपनी लाइफ को मूव ऑन करने के लिए एंड फोकस करके बैठे हुए हैं ओनली ऑन आवर एम्बिशन, और अपने गोल्स और एम्बिशंस को फोकस करके बैठ जाते हैं। द मैकेनाइज्ड लाइफस्टाइल एंड द फीलिंग्स दैट वी कॉज अ थ्रेट टू आवर ओन डिस्ट्रक्शन मेक्स अस फील सैड। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, ये क्वेश्चन तो आपने सीख लिया, आप जान ही जाओगे, मैं इसके पीछे की साइंस आपको बताना चाहूंगा। आपके साथ भी यही हो रहा है। आप रोज स्कूल जाते हो, स्कूल से घर वापस आते हो, फिर अपना होमवर्क करते हो, वीडियो खोल करके वीडियो देखते हो, पेड क्लासेस ज्वाइन करते हो, सो जाते हो, फिर सुबह उठते हो, स्कूल जाते हो, बात करते हो, पढ़ाई करते हो, घर आते हो, ये करते हो, वो करते हो। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ भी ऐसा कर रहे हो जो आप चाहते थे? नहीं कर रहे हो ना, यानी कि आप सब वही कर रहे हो जो बाकी दुनिया भी कर रही है। वो मोनोटोनस है। आप अपनी लाइफ में कुछ भी क्रिएटिव नहीं कर रहे, कोई भी अपनी हॉबी को परस्यू नहीं कर रहे, अपने दोस्तों के साथ जाके खेल नहीं रहे, अपने दोस्तों के साथ जाके बातें नहीं कर रहे, अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पे बात नहीं कर रहे। अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, जरूरी भी नहीं है, लेकिन अगर है तो बात भी नहीं कर रहे, आप पूरी तरीके से बस पढ़ाई 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 पढ़ाई। क्या यही जीवन है? इंसान को कुछ बड़ा उद्देश्य पूर्ति करना है तो उसके लिए उसको क्रिएटिव होना पड़ेगा, उसको एक बैलेंस जीवन जीना पड़ेगा। बैलेंस इज द की जो आपको खुश रख सकती है, ना कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल माइंडेड होना। ये बहुत सारे वीडियोस हमको बताते हैं कि 6 महीने के लिए कमरे में पैक हो जाओ, उसके बाद जो बाहर निकलेगा वो पागल होगा। उसके बाद जो कमरे से बाहर निकलेगा वो पागल होगा। कोई सफल आदमी नहीं निकलता 6 महीने कमरे के अंदर घुस करके। पिक्चरों में दिखाया जाता है, असल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता, मैं नहीं मानता। अगला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। व्हाट डज द पोएट मीन बाय टू हैव नो ट्रक विद डेथ? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया वो उसका क्या मतलब है, टू हैव नो ट्रक विद डेथ। तो द पोएट वांट्स टू हैव नो एसोसिएशन विद डेथ। वो कहता है मेरा कोई एसोसिएशन नहीं मेरी बातों का। एसोसिएशन यानी कि कोई जुड़ाव नहीं है, कोई लिंक नहीं है मेरी बातों का मृत्यु के साथ, डेथ के साथ। एज डेथ इज द एंड ऑफ लाइफ, क्योंकि जो मृत्यु है वो तो जीवन का अंत है। ही ओनली अपील्स दैट, वो केवल इस बात को अपील करता है, इस बात की एडवोकेसी करता है, इस बात को जग जाहिर करना चाहता है दैट की वी शुड बी मोर प्रोडक्टिव, कि हमें और ज्यादा प्रोडक्टिव, और ज्यादा अपने आप को क्रिएटिव, प्रोडक्टिव, और ज्यादा आउटकम ओरिएंटेड होना होगा। एंड गिव अप एंडलेस एंड फ्यूटाइल परस्यूट्स दैट कॉज अनहैप्पीनेस, और हमें गिव अप कर देने चाहिए वो चीजें करना जो फ्यूटाइल हैं, जो वेस्ट हैं, जो जिनका कोई मतलब ही नहीं है, यूजलेस है। फ्यूटाइल परस्यूट्स दैट कॉज अनहैप्पीनेस, और जिसके कारण हम दुखी रहते हैं, अनहैप्पी रहते हैं। अगला देखते हैं बच्चे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। दिस विल बी द लास्ट एक्सट्रैक्ट ऑफ योर बुक, ऑफ योर चैप्टर, और इसको पढ़ने के बाद आप बस दुर्राटे काट सकते हैं जाकर के कहीं पर भी। क्वेश्चन नहीं अभी तो इसे पढ़ते हैं। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I'll count up to 12 and you will keep quiet and I'll go. Now let's begin with the question number 1. What can the earth teach us? ये जो अर्थ है हमें क्या सिखा सकती है? The earth can teach us how to be in harmony with others while remaining silent and productive. हमें ये जो प्रकृति है, जो अर्थ है, हमें सिखा सकती है कि कैसे हम अपने काम करते हुए भी समाज के साथ, अर्थ के साथ, नेचर के साथ और एक दूसरे इंसानों के साथ हार्मनी में हो सकते हैं, ब्रदरहुड में हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज इट टीच अस दिस लेसन? और किस तरीके से हमें ये लेसन समझा पाती है?
कि कैसे हमें हार्मोनिक होना है। तो देखते हैं, द अर्थ कंटिन्यूज टू नर्चर लाइफ डिस्पाइट ऑल द हार्म डन टू इट बाय मैन। जो अर्थ है, जो नेचर है, जो वातावरण है, जो प्रकृति है, वो लगातार कंटिन्यू रहती है, नर्चर करती है, हमारे अंदर जीवन को प्रस्फुटित करती रहती है, हमारे अंदर नर्चर करती रहती है लाइफ को, डिस्पाइट बजाय, बसरते, क्या बसरते, द हार्म डन टू इट बाय मैन। हालांकि इंसान कितना इसके ऊपर हार्म करता है, पेड़ों पर ईंटें मारता है, ग्लोबल वार्मिंग करता है, पानी में गंदगी मचा देता है, वेल्स को मार देता है जाके, फिर भी क्या लाइफ हमसे खफा होती है? नहीं। ये जो नेचर है हमें लगातार देती जाती है, हमारी लाइफ में बरकत बढ़ाती जाती है। इट साइलेंटली गोज अबाउट इट्स वर्क, और ये शांति से अपना काम करती रहती है। एंड दिस इज द लेसन दैट वी शुड लर्न फ्रॉम इट। शांति से अपना काम करती है, ज्यादा हो हल्ला नहीं करती है कि मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, बस शांति से अपना काम करती है। कोई कुछ भी कहता है सुनती है, अपने काम पर फोकस्ड रहती है और खुश रहती है, खुशियां बांटती है। यही हम सीख सकते हैं अर्थ से और अपनी नेचर से। लास्ट 2 क्वेश्चंस देखते हैं बच्चे। हाउ डज द अर्थ प्रूव टू बी अलाइव? किस तरीके से अर्थ अलाइव महसूस होती, किस तरीके से ऐसा लगता है लाइफ अलाइव हो गई फिर से? द अर्थ नर्चर्स लाइफ, जो अर्थ है वो नर्चर करती है जीवन को, एंड इंश्योर्स, और इस बात को पुष्टि करती है, दैट द लाइफ साइकिल ऑफ द बर्थ, लाइफ एंड डेथ मूव्स ऑन एंड द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन गोज ऑन अनहैम्पर्ड। और इस बात की पुष्टि करती है कि जन्म, मृत्यु और लगातार जीवन मृत्यु का जो क्रम है वो अनहैम्पर्ड, बिना किसी प्रकार की बाधा के चलता रहे। अनहैम्पर्ड का मतलब क्या है बेटा? बिना किसी बाधा के। लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, व्हाट इज द पोएट्स अपील? फिर लास्ट में एक बार आपसे पूछा गया था, फिर वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पोएट की अपील क्या है। तो पोएट की बार बार वही अपील है कि सब लोग शांत हो जाओ, इंट्रोस्पेक्टिव हो जाओ, इन हार्मनी आ जाओ मैन एंड नेचर दोनों के, ताकि आप सोच सको, अपने कर्तव्यों को सही तरीके से ला सको और अपनी क्रूअल माइंड को, अपने वायलेंट माइंड को सही कर सको, अपने आप को कंफर्ट की सिचुएशन में ला सको। लाओ अब इसको पढ़ लेते हैं। तो द पोएट अपील्स टू द मैन टू मेक एन एफर्ट, कि भैया कोशिश करो, टू कीप साइलेंट, शांत रहने की, फॉर अ फ्यू सेकंड्स, कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, एंड इंट्रोस्पेक्ट करो, अपने अंदर झांको, अपने आप के विचारों को देखो, इन ऑर्डर टू मेक अमेंड्स फॉर अ हार्मोनियस एनवायरनमेंट, ताकि आप इस संसार में एक हार्मोनियस एनवायरनमेंट को क्रिएट कर सको। क्या आपको ये सब्जेक्ट समझ में आया? क्या आपको ये पूरा सेशन समझ में आया? अगर आपको सेशन समझ में आया है तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप लोग कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही वीडियोस के लिए, धमाकेदार वीडियोस के लिए, खूब सारे नॉलेजेबल वीडियोस के लिए, और लाइक जरूर करना, क्योंकि तुम्हारा लाइक मुझे बताता है कि हाँ तुमको समझ में आ रहा है। और एट लास्ट बेटा शेयर करना, वो तुम मैक्सिमम है जो कर सकते हो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, स्कूल ग्रुप पर, अपने दोस्तों में, अपने घर वालों में, क्योंकि ये साइकोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, कोई भी सीख सकता है। एंड एट लास्ट बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना ज़्यादा प्यार मोहब्बत से इस सेशन को प्यार दिया, इस सेशन को देखा और अपने आप को, जीवन को बेहतर बनाया और समय देकर के कमेंट और लाइक किया। इसी तरीके के वीडियोस के लिए आप जुड़े रहें कॉमर्स अड्डा 24/7 के साथ, कहीं ना जाएं, और भी वीडियोस आएंगे, आपके जीवन को बेहतर बनाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना और अपनों का ध्यान रखें और कॉमेंट जरूर करें।